जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। और ये हमारी अंतिम प्रहार करके एक सीरीज चला रहे हैं हम, और आपकी परीक्षा तक ये चलती रहेगी। और इससे जुड़ करके आप रेगुलर अपना बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़िए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न है। टॉप 10 प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो आपको क्या निकालना है बाबू? शंकु का आयतन निकालना है। तो इस प्रकार शंकु की आकृति होती है और इस तरीके से यहाँ पर इसकी हाइट होगी, ये r और यहाँ पर यल होता है। यानी जो त्रिज्या है वो यल है और जो सीधे यहाँ पर है बीच में सबसे ज्यादा जो हाइट होती है उसी को यहाँ पर यश कहते हैं बाबू। तो यहाँ पर देखिएगा व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास यानी d बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इससे हम लोग r निकालेंगे बाबू। तो इस व्यास का आधा होता है, तो 28 का आधा यदि आप करेंगे तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर यज का मान दिया, यानी ऊंचाई जो दिया गया है बाबू, ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया है? ऊंचाई 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बात आती है कि इसका आयतन कैसे निकालें। तो आयतन का फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप सवाल को फट से लगा लेंगे। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका फार्मूला होता है। 1/3 गुणे 22/7 और r का मान कितना है बाबू? तो 14 है, तो 14 गुणे 14 लिख लीजिए। और h का मान कितना है? तो h का मान यहाँ पे 48 सेंटीमीटर है, तो ये लिख लेंगे 48। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना के 14, 3 से इसको काट दीजिए मेरे भाई। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, अब देखिए 16 दूना के 32 हो जाएगा, यानी 22 गुणे 32। इसका यदि आप गुणा करेंगे तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बाबू ध्यान रखना ये है, कुछ गलत कर दिए मेरे भाई। चलो यहाँ पर देखिए 22 है, 22 गुणे 14 होगा और 14 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना के 32। ठीक है, और इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9856। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको गुणनखंड विधि से इसका HCF फाइंड करना है। देखो गुणनखंड विधि से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरीके की विधि का पता नहीं होता है, तो क्या करेंगे बाबू? अकोरे कहीं निपटा लेंगे, इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 8 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24। इसका आधा करके लिखते चले जाओ, है कि नहीं? ये हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, 3 से यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका यदि आप फैक्टर लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, कितने 2 हैं? 4 5 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 3। इसका यदि आप फैक्टर करेंगे तो इसी तरीके से सेम पर कर लेना, तो 2 गुणे 2 और गुणे 101 हो जाएगा। अब इसका पेयर कर लेना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका इसका HCF कितना आएगा? जिसका जोड़ा बनेगा वो HCF बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, तो HCF हो जाएगा, ये आपको लिखना है। इसको बोलते हैं बाबू गुणनखंड विधि। अभाज्य है सब संख्या, अभाज्य गुणनखंड विधि है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदुओं -1 7 और 4 3 का मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर देखो बिंदु ले लेना है, एक बिंदु यहाँ पर ले लेना है मेरे भाई, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा बना लेंगे। यहाँ पर लिखना है -1 और ये 7 कामा दे देना। यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा 4 कामा -3। बीच में आपको यहाँ पर लिखना है, बीच में नहीं, 2 हिस्सा इधर रखना है, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा इधर रखना है। ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। ठीक है, इसी को हम लोग यहीं पर हमको x और y को फाइंड करना है, यानी इसके जो निर्देशांक बनेंगे उसी को हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर कौन से निर्देशांक आएंगे। ठीक है बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, यहाँ पर हो जाएगा y1, इसको बोलेंगे
y2। अब देखो x निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है m1 और x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2। ठीक है मेरे भाई। अब देखो m1 आपको लिखना है तो m1 हमारा 2 है, तो 2 गुणे x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा है 4, प्लस यहाँ पे लिखेंगे m2 हमारा कितना है, तो m2 हमारा 3 है, और गुणे x1 कितना है मेरे भाई, तो माइनस का 1 है, बटा के यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3, क्योंकि m1 m2 का योगफल लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 4 दूना के 8, माइनस का हो जाएगा 3, बटा के लिखेंगे 5, बराबर हो जाएगा 5 बटा के 5, 5 को 5 से काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी x का निर्देशांक का मान आएगा 1। तो y निर्देशांक निकाल लेते हैं फटाक से, तो y बराबर मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के हो जाएगा मेरे भाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लीजिए। m1 हमारा है 2 गुणे y2 कितना हमारा है, तो माइनस का 3, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है तो 7, बटा के क्या हो जाएगा बाबू 2 धन 3, 2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 तरीके 21, बटा के लिखेंगे 5। यहाँ पर जब इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो मिलेगा 15, बटा के हो जाएगा 15 बटा के 5, तो 5 से इसको काट दो तो हो जाएगा 3, यानी x और y का निर्देशांक जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर आएगा आपका 1, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निर्देशांक निकालने हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति से बाबू जरूर सवाल पूछता है, ध्यान में रखिएगा प्रश्नों को। ठीक है, आप बेस ये भी ध्यान रखिएगा कि फार्मूलों को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्षेत्रफल का भी फार्मूला आता है, और क्षेत्रफल के साथ साथ आपका दूरी का फार्मूला आता है, निर्देशांक का फार्मूला आता है, तो इन सबको जरूर याद रखिएगा। मध्य बिंदु के लिए भी ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/2 है, तो ये किसका मान होता है बाबू, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश। ठीक है, साइन से साइन को काट दो, अल्फा बराबर मिल जाएगा 30 अंश। अब उसी तरीके से आपको कॉस बीटा लिखना है, कॉस बीटा बराबर लिखना है 1/2। अब ये देखो कॉस 60 अंश बराबर होता है 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 है, बस यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा बराबर लिखेंगे कॉस 60 अंश, कॉस से कॉस को बर्बाद कर दो, तो बीटा बराबर मिलेगा 60 अंश। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा ले लेना है मेरे भाई। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 अंश। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि जो बिंदु P -6 -8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। यानी देखो ये इस तरीके से निर्देशांक बनाते हैं बाबू, ये होता है मूल बिंदु। यहाँ से देखो इस तरीके से इधर आएगी ये -6 और -8 है, सॉरी, तो -6 8 है, और यहाँ पर जो दोनों होंगे वो 0 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x1 है, और इसको मान लेता हूँ कि y1 है। ठीक है, ये आपका y1 है, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब देखो इसको क्या करना है, दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा हो जाएगा बाबू -6 और -0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देना मेरे भाई, प्लस और y2 हमारा कितना है, तो 8 है, -0 का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के यहाँ पे आ रहेगा 6 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट में 36 और प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 64 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 100 बराबर आएगा 10 इकाई। ठीक है बाबू, तो ध्यान रखिएगा
कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी ये 10 इकाई आएगी। तो इस तरीके से मूल बिंदु यदि आप बोलता है तो मूल बिंदु ये ध्यान रखना कि कहाँ पे हो गई, जहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर कह रहा है देखो ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल यदि आपको आए तो सबसे पहले साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लो, फिर इसके बाद सवाल को सॉल्व करो। तो पहले हम लोग ले लेंगे बाबू लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, तो कॉट ए माइनस कॉस, कॉस ए बटा के कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखो कॉट का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो कॉट चूंकि आप लोग जानते हो कॉट बराबर होता है कॉस ए बटा के हो जाएगा साइन ए। अब चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, तो लिखेंगे कॉस ए बटा के साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे के बटे में आइए यहाँ पे, फिर लिखिए यहाँ पे कॉस ए बटा के साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो बाबू जब भी कोई भिन्न होती है तो उसको हल कैसे करते हो, जैसे मान लो 1/2 है माइनस 2 है, तो इसका इसमें गुणा करके इसको घटा दे, तो यही तो नियम काम करता है ना। चलो इस यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, पूरे के बटे में क्या है, जिसका गुणा करते हैं साइन ए, बटे में आएगा बाबू यहाँ पर कॉस ए बटा के, नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करके लिखेंगे प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, पूरे का बटा क्या आएगा मेरे भाई साइन ए आ जाएगा। अब देखो साइन से साइन को बर्बाद कर दो, फिर बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस प्लस साइन इंटू कॉस, तो देखो यहाँ पर कॉस कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लेना कॉस ए माइनस बचेगा बाबू, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बचेगा, और बट्टे में आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस साइन ए, ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, कॉस को कॉस से काट देंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि साइन को 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कोसेक को पाना। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, अब साइन को 1 बाई कोसेक लिख देंगे बाबू, 1 बाई कोसेक ए, और बटे में आएंगे 1 प्लस 1 बाई कोसेक 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस नहीं यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए, और यहाँ पर फिर इसका इसमें गुणा करेंगे बाबू, तो कोसेक ए प्लस 1 बटा के लिख लेंगे कोसेक ए। कोसेक से काट दो, यहाँ पर बचेगा क्या कोसेक ए माइनस 1 बटा के कोसेक ए प्लस 1, ये आपका हो गया सिद्ध। ठीक है, और ये है कौन सा पद बाबू, तो राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड आपको मिल गया। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के सवालों को भी हल करना है, बट ध्यान रखना बाबू कि किसका अनुपात क्या होता है। जब तक आप अनुपात को चेंज नहीं कर पाएंगे तब तक सवाल को बना नहीं पाएंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन का काम नहीं बन पाएगा मेरे भाई मैथ। और यदि आप मेहनत करेंगे तो अभी भी समय है, आपका काम बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद 10वें पद से क्या है अधिक है, तो ये देखो यहाँ पर भैया 17वां पद कैसे लिखते हैं, a प्लस 16d लिखते हैं, ये हो गया।
और यदि हम 10वां पद लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है यानी जो 17वां पद की वैल्यू है वो 7 अधिक है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 16d बराबर a प्लस 9d, तो ये देखो अधिक है 7, मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो दोनों तरफ पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है, धीरे से इसको इधर लेके आ जाओ, तो a माइनस a प्लस 16d माइनस लिख लेना a और यहाँ पर लिख लेना बाबू 9d बराबर किसके, 7 के। देखो a से a बर्बाद हो जाएगा, इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 7d बराबर 7, 7 से 7 फिर बर्बाद, ये आ जाएगा 1। ठीक है, जो कितना आसान सवाल है और ये सवाल आपका 4 नंबर में पूछा हुआ था मेरे भाई, तो जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल ज्ञात करिए। तो देखो क्या करना है मेरे भाई, पहले x² के गुणांक का इसमें गुणा करते हैं। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 4, और कड़ी में 4 की वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। लेकिन ध्यान रखना ये 10 लिखना नहीं है, आपको अपने दिमाग में रखना है और इस 10 का फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है। तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5। अब देखो 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको 7 भी मिल जाएगा। तो क्या करना है, इसका ऐसे 2 अंकों का गुणनखंड खोजना होता है कि उनको जोड़ने या घटाने पर x के गुणांक मिल जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे बाबू अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे बाबू x ब्रैकेट में 5 प्लस 2 प्लस 5√2। अब देखो ये वही अंक लिखे हैं जो ढूंढे थे। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब देखो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 2x बचेगा, अंडर रूट 2x बचेगा और प्लस 5 प्लस यहाँ पर देखिएगा इसमें से कॉमन हम लोग क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 ठो कड़ी में 2 है, क्योंकि 2 को हम लोग 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ठो निकाल लेंगे तो एक ठो बचा रहेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में 2x प्लस 5। अब चलिए इसको बाहर वाले को पहले रख लेते हैं बाबू, तो x प्लस अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 5, ये बचेगा, ये हो गया बाबू। अब इसके मूल निकाल लेते हैं तो देखो x प्लस अंडर रूट में 2 बराबर होता है 0, इसको उधर लेके जाओ तो x बराबर मिलेगा माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, और उसको यदि हम लोग हल करके देखें मूल तो यहाँ पर मिलेगा 2x, यहाँ पर अंडर रूट 2 है मेरे भाई, अंडर रूट 2 प्लस 5 बराबर 0। तो 5 को उधर लेके चले जाओ तो x बराबर मिलेगा माइनस का 5 बटा के अंडर रूट 2। तो देखो एक मूल आपका मिल गया माइनस में अंडर रूट 2 और एक मिलेगा -5 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये दोनों मूल आप निकाल लेंगे। इस तरीके के सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है बाबू, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बाबू कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, यहाँ पर बक लिखा गया है, BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि जो कोण B और कोण A बराबर है। तो चलो त्रिभुज बना लेते हैं फटाक से। ये त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं A, B और C, और इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक भुजा खींच लेते हैं, यहाँ पर बिंदु D कर लेते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि इसमें जो कोण ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कोण है, ये कोण वो इसके बराबर है। और यदि हम इस त्रिभुज की कल्पना करें, यहाँ पर ये त्रिभुज, इसमें ध्यान दें तो क्या देखने को मिलेगा बाबू, इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है
वो बराबर होगा, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले लिखेंगे इस तरीके से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में क्या है बाबू, तो दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए सी के, और ये क्या है, तो भैया दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी बराबर होगा कोण सी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में मिल जाए, उभयनिष्ठ है। अब देखो यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण वैसे ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो भुजाओं का जो अनुपात होगा यहाँ पे बराबर होगा। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, या इसलिए ऐसे लिखो, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं ए बी बटा के ए डी लिख सकते हैं। तो ए सी यानी ए सी भुजा का जो संबंध होगा वो किससे लिख सकते हैं बाबू, डी सी से। ए सी का जो ए सी भुजा है यानी ए सी का किससे लिख सकते हैं हम लोग, तो इस वाले कोण से, ठीक है। फिर बराबर किसके साथ लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा के लिख सकते हैं किसको, ए सी के साथ, ठीक है। अब देखो इसी दोनों में आपको क्या मिल रहा है, जो आपका आंसर है वो मिल रहा है। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिख लेंगे ए सी का गुणा ए सी में, यानी ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी सी इंटू मिल जाएगा डी सी, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 10वां है, अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो यहाँ पर देखो बाबू एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं, और इस वृत्त के इस तरीके से स्पर्श कराते हुए रेखाएं खींच लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जहां जहां स्पर्श करेगी वहां पर बिंदु मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु यहाँ पर मिल जाएगी, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु इस तरीके से बिंदु मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं, मान लो कि ए बी सी डी, और ये हो गया बाबू पी क्यू आर एस। अब देखो इसका ध्यान रखना कि यदि कोई स्पर्श रेखा खींची गई है और एक बिंदु से खींची गई है, यहाँ पर जैसे मान ली इस बिंदु से इधर भी आई हो और इसी बिंदु से इधर भी गई हो, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी होगी वो इस दूरी के बराबर होगी, ये जो दूरी होगी वो इस दूरी के बराबर होगी। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उपपत्ति के रूप में कि आखिर ये हम कैसे समझ सकते हैं। तो लिख लेना बाबू कि बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं बाबू ए पी बराबर किसके, तो ए एस के, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। फिर लिख सकते हैं हम लोग पी बी बराबर किसके, तो डी क्यू के, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं हम डी आर डी एस के बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू डी आर बराबर डी एस। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू के। इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिएगा और इसको इक्वेशन फोर्थ बना लीजिएगा। अब लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1
2, 3 व 4 को जोड़ने पर, देखो भैया इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे AP BP, AP प्लस BP प्लस DR CR, DR CR बराबर, इधर लिख सकते हैं बाबू AS BQ, यानी AS प्लस BQ प्लस यहाँ पर DS CQ, DS प्लस CQ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या आपको लाना है, AB CD इधर लाना है, तो देखो AP और BP यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, ठीक है बाबू, यानी आपको टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिल गया प्लस, अब देखो आपको चाहिए क्या, CD चाहिए भुजा, तो CD के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर DR और RC चाहिए, लेकिन DR तो आपको दिया है, लेकिन RC, अच्छा RC भी है, बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बाबू, इसके साथ यदि इसको लिख लेते हैं तो हम लोग क्या लिख लेंगे, CD लिख लेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर इसको यदि हम लोग देखें बाबू तो आपको चाहिए AS और BQ और QC, तो देखो BQ और QC यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिएगा AS और DS, यानी AS और DS देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं AD, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं बाबू, AD लिख लिए और BC लिख सकते हैं प्लस BC, तो इस प्रकार आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को जरूर एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई, और ये अंतिम प्रहार वाली जो सीरीज है आपको परीक्षा तक बहुत ही हेल्प करेगी। आपका ये समझ लीजिए कि निश्चित हो जाएगा, यहीं से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बाबू, ये अंतिम प्रहार वाली जो सीरीज है आप लोग इससे जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा को बेहतर तरीके से तैयार करिए।